ये मूवी 1992 की सच्ची घटनाओं पे आधारित है, जब वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद पूरी वर्ल्ड की इकोनॉमी डाउन हो गई थी और इसी महामारी के बीच डॉक्टर फ्रेडरिक और उनकी पत्नी डोरा जर्मनी छोड़कर दुनिया के दूसरे अंत पे मौजूद एक वीरान आइलैंड फ्लोरियाना पहुंचते हैं। दुनिया को डॉक्टर रिटर के इस जीवन के बारे में सिर्फ उन्हीं चिट्ठियों से पता लगता है जिन्हें कभी कभार वहां से गुजरने वाले जहाज उठा ले जाते हैं। डॉक्टर रिटर का मिशन होता है एक ऐसी किताब लिखना जो इंसानियत को खुद से ही बचा सके। वो मानते हैं कि जीवन का असली मतलब है कष्ट सहना। इसके बाद कहानी कुछ साल आगे बढ़ती है और यहाँ पे हमें एक और परिवार दिखाई देता है। पति का नाम विटमर होता है और वाइफ का नाम मार्गरेट और इनके बेटे का नाम हैरी। असल में हेंज डॉक्टर रिटर से बहुत इम्प्रेस होता है। इस परिवार ने अपनी सारी जायदाद बेच दी और नई जिंदगी की तलाश में इस आइलैंड पे आ गए। ये सर्दियों का मौसम 1932 है। अब डॉक्टर रिटर और डोरा को इस आइलैंड पे आए हुए 3 साल हो चुके हैं। थोड़ी देर बाद हेंज विटमर की पूरी फैमिली डॉक्टर को अपना इंट्रोडक्शन देता है, लेकिन ये दोनों नए मेहमानों को देखकर परेशान होने लगते हैं। हेंज बताता है कि डॉक्टर की चिट्ठियां अखबारों में छप चुकी हैं, जिससे वो जर्मनी में एक बड़ा नाम बन गए हैं। इसके बाद डॉक्टर हेंज को अपने फार्म में लेके जाता है और उसे समझाने लगता है कि यहाँ पे जिंदगी बिताना कितना मुश्किल है। डॉक्टर इसको डराने की कोशिश करता है और वार्न करता है कि इस आइलैंड पे जंगली सुअर, कुत्ते और सांप रहते हैं। वो ये भी बताता है कि इस आइलैंड पे कोई भी पानी का स्रोत नहीं है, बस 2 छोटे छोटे झरने हैं जिनमें बारिश का पानी इकट्ठा होता है। फिर डॉक्टर हेंज का सामान पालतू गधे पे लाद देता है जो डोरा को बहुत पसंद होता है। इसके बाद वो इन्हें पहाड़ियों के अंदर एक गुफा में ले जाता है और कहता है कि तुम यहाँ पे रह सकते हो, यहाँ पे तुम भीगोगे नहीं, पानी की बहुत कमी होती है। जाने से पहले डॉक्टर कहता है कि गधे को रात तक लौटा दे वरना डोरा नाराज हो जाएगी। इसी शाम डोरा अपने पति से कहती है कि उसे ये लोग पसंद नहीं है और ये लोग उसे बेकार लगते हैं और इन्हें बहुत मदद की जरूरत पड़ेगी। लेकिन रिटर उसे यकीन देता है कि उसने उन्हें उस गुफा में रखा है जहाँ पे कोई भी फसल नहीं उगेगी। डॉक्टर को पूरा यकीन होता है कि ये लोग ज्यादा देर तक नहीं टिक पाएंगे और सर्दियों से पहले ही यहाँ से चले जाएंगे। ये सुनकर डोरा को राहत महसूस होती है। अब इसी दौरान विटमर और मार्गरेट जी जान से मेहनत करते हैं ताकि इस जगह को रहने लायक बना सके। उन्हें बेहद मुश्किल सिचुएशंस का सामना करना पड़ता है, खास तौर पर रात में जब मार्गरेट को जंगली जानवरों की आवाजें सुनाई देने लगती है। और आखिरकार कड़ी मेहनत के बाद ये ताजा पानी को इकट्ठा करने के लिए एक पाइपलाइन बना देते हैं। अब एक रात मार्गरेट हेंज को बताती है कि मैं 3 महीनों से प्रेग्नेंट हूँ। अब अगले दिन दोनों परिवार अपने अपने रोजमर्रा के कामों में लगे हैं और तभी अचानक से दूर से गोली चलने की आवाज आती है। डॉक्टर तुरंत से अपनी दूरबीन उठाता है और देखता है कि आइलैंड की ओर एक नाव आ रही है और इसे देखकर वो बहुत चिढ़ जाता है। थोड़ी देर बाद एक नाव किनारे लगती है और उसमें से एक औरत उतरती है, इलोइस, जिसे उसके 2 प्रेमी रूडी और रॉबर्ट उठा के ले जा रहे हैं। इलोइस इस आइलैंड की खूबसूरती देखकर बहुत खुश होती है और यहाँ पे एक लग्जरी रिजॉर्ट बनाने की बात करती है। इसके बाद तीनों जोश में पानी में उतरते हैं और उनका दोस्त मैनुअल ये सब देख के हैरान होता है। कुछ देर बाद डोरा बगीचे में काम कर रही होती है, तभी वहाँ पे एलोइस अपने प्रेमियों के साथ पहुँच जाती है। एलोइस अपना इंट्रोडक्शन देती है कि वो एक बैरोनेस है और बताती है कि ये लोग काफी समय से इस मशहूर डॉक्टर की तलाश कर रहे हैं। उसी वक्त रिटर बिना कपड़ों के बाहर आता है। एलोइस खुश होकर कहती है कि वो हमेशा उस इंसान से मिलने का सपना देखती थी जिसने नेचर को कंट्रोल करके अपना खुद का एक एम्पायर बना लिया। वो दावा करती है कि उसने जिन जिन लोगों से मुलाकात की है, प्राइम मिनिस्टर से लेकर और गवर्नर से, हर कोई आपके बारे में बात कर रहा है, जिसने कैविटी से बचने के लिए अपने दांत खुद ही उखाड़ लिए। डॉक्टर इनसे पूछता है कि वो कहाँ पे डेरा डाले हुए हैं। इस पर एलोइस जवाब देती है कि वो समुद्र किनारे ठहरे हैं, लेकिन डॉक्टर इन्हें वार्निंग देता है कि वहाँ पे पानी नहीं मिलेगा और वो उनके लिए एक बेहतर जगह जानता है। इसके बाद हम देखते हैं कि एलोइस और उसके प्रेमी एक तालाब में नहा रहे हैं और हंसी मजाक कर रहे हैं, लेकिन तभी विटमर फैमिली वहाँ पहुँच जाती है और उन्हें देखकर गुस्सा होता है क्योंकि ये इनके पीने के पानी को गंदा कर रहे होते हैं और यहाँ पे कहीं पानी नहीं होता। एलोइस इनसे माफी मांगती है और कहती है कि उसे इसकी जानकारी नहीं थी। वो इनको एक नए पड़ोसी के रूप में अपना इंट्रोडक्शन दे देती है और ये भी बताती है कि वो यहाँ पर एक रिजॉर्ट बनाने की सोच रही है। एलोइस बताती है कि रूडी उसका इंजीनियर है और रॉबर्ट उसका बॉडीगार्ड। इसके बाद वो हिंज को कुछ चिट्ठियां देती हैं और कहती हैं कि इनमें से कुछ विटमर परिवार के लिए है और कुछ डॉक्टर परिवार के लिए। वो हेंज से कहती है कि इन्हें आगे पहुंचा दे। बाद में हेंज वो चिट्ठियां रिटर को दे देता है, लेकिन पता चलता है कि लिफाफे पहले से ही खुले हुए हैं। डॉक्टर गुस्से में होता है और सोचने लगता है कि जब एलोइस ने इनसे बातें की थी तब उसने चिट्ठियां क्यों नहीं दी। डोरा को शक होता है कि ये सब जानबूझकर किया गया है ताकि उन्हें लगे कि हेंज ने चिट्ठियां खोलकर पढ़ी हैं और इससे दोनों परिवार आपस में लड़ जाएं। इस पर गुस्से में हेंज
एलोइस से मिलने जाता है और उससे पूछता है कि वो पड़ोसियों के बीच में दुश्मनी पैदा क्यों कर रही है, क्योंकि इसने चिट्ठियां खोली होती है। लेकिन एलोइस शांत रहकर जवाब देती है कि डॉक्टर ने भी वही किया था जब उसने उसे हिंज का पानी का स्रोत दिखाया, न कि अपना, ताकि ये दोनों आपस में लड़े। इसके बाद एलोइस उसे अपने रिजॉर्ट की प्लानिंग बताती है और कहती है कि ये करोड़पतियों के लिए एक एक्सक्लूसिव जगह होगी। लेकिन हेंज कहता है कि इस जगह पर यह संभव है भी या नहीं, और इसका जवाब सुनकर एलोइस साफ तौर से नाराज होती है। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर विटमर परिवार को दिखाया जाता है, जिन्होंने यहाँ पे अपना आधा घर बनाया होता है। सब कुछ ठीक ठाक होता है और मार्गरेट अपने पति को उनकी पहली सब्जियां दिखाती हैं। लेकिन इनकी ये खुशी ज्यादा देर तक नहीं रहती जब एलोइस अपने प्रेमियों के साथ वहाँ पे डेरा डाल देती है, क्योंकि समुद्र के किनारे गर्मी बहुत ज्यादा हो गई थी। मार्गरेट और विटमर को ये बात पसंद नहीं आती, लेकिन बैरोनेस उन्हें भरोसा दिलाती है कि वो यहाँ पे सिर्फ तब तक रुकेगी जब तक उसका रिजॉर्ट बन नहीं जाता और रूडी नया पानी का स्रोत नहीं ढूंढ लेता। कुछ दिनों बाद हम देखते हैं कि रूडी लगातार मेहनत कर रहा है। रूडी बार बार कोशिश करने के बावजूद भी किसी सही जगह पर कुआं नहीं खोद पाता। वो गुस्से में कैंप आता है और यहाँ पहुंचकर और चिढ़ जाता है, क्योंकि रॉबर्ट और एलोइस एक दूसरे के साथ बिजी होते हैं। कुछ देर बाद एलोइस बाहर निकलती है और रूडी से कहती है कि वो एक कॉर्न का कैन गर्म कर दे। वो गुस्से में बौखला जाता है और कहता है कि उनके पास ना तो खाना है, ना तो बगीचा है और ना ही कोई होटल, और ये सब उसकी गलती है जिसने हमें यहाँ पे खींच के लाया विदाउट एनी प्लानिंग। रूडी की ये बात सुनकर एलोइस गुस्से में होकर जंगल के रास्ते भाग जाती है। अगले दिन मार्गरेट घर पर अकेली होती है, जबकि उसका पति और बेटा जंगल में शिकार करने गए होते हैं। रॉबर्ट और मैनुअल दूर से उसे और उसके घर को ध्यान से देखते रहते हैं। अचानक से मार्गरेट के पेट में तेज दर्द उठता है, जो कि उसे अजीब लगता है, क्योंकि उसके बच्चे के जन्म में अभी हफ्तों बाकी होते हैं। दर्द बढ़ने पर वो घबराकर अपने पति को पुकारती है, लेकिन वो आस पास नहीं होता। बेबस होकर मार्गरेट मदद लेने के लिए निकल जाती है और इसी दौरान रॉबर्ट और मैनुअल चुपके से घर में घुस आते हैं और खाने की तलाश शुरू करते हैं। थोड़ी देर बाद मार्गरेट बैरोनेस के कैंप पहुंच जाती है और घबरा कर एलोइस, रूडी और इन सब को आवाज देती है, लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता। हम देखते हैं कि एलोइस और रूडी कैंप के अंदर ही मौजूद है, लेकिन वो जानबूझकर इसे नजरअंदाज कर देते हैं। इसी समय पे ये चोर इनके घर के अंदर डब्बों में भरा बंद खाना ढूंढ लेते हैं और जितना हो सके उतना चुराने लगते हैं। लेकिन तभी इन्हें मजबूरन छिपना पड़ता है, क्योंकि दर्द से चिल्ला रही मार्गरेट घर वापस आती है। अब उसके पास कोई भी रास्ता नहीं बचता, तो वो जमीन पर अखबार बिछा देती है और मार्गरेट खुद को अकेले ही बच्चा जन्म देने के लिए तैयार करती है, जबकि ये चोर यहीं छिपकर ये सब देखते रहते हैं। उसी समय उससे बाहर से कुछ आवाज आती है और वो देखने के लिए बाहर जाती है, जिससे इन चोरों को भागने का मौका मिलता है। मार्गरेट की हालत बहुत बिगड़ जाती है जब बहुत सारे जंगल के कुत्ते घर के आसपास आते हैं और उस पर भौंकने लगते हैं। मार्गरेट, जो पहले ही अपने दर्द से जूझ रही है, वो झाड़ू लेकर कुत्तों से लड़ने की कोशिश करती है, लेकिन कुत्ते बहुत ज्यादा होते हैं। दूसरी तरफ एलोइस गुस्से में होती है कि ये लोग इतना कम खाना लाए हैं, जो कुछ हफ्तों से ज्यादा नहीं चलेगा। यहाँ मैनुअल बताता है कि मार्गरेट अकेले ही बच्चा जन्म रही है और उन्हें उसकी मदद करनी चाहिए। रूडी भी इस बात से सहमत होता है, लेकिन एलोइस इन्हें सख्ती से रोक देती है और कहती है कि वो यहाँ सिर्फ उसकी मदद करने के लिए आए हैं, किसी और की नहीं। इसी दौरान मार्गरेट का पानी फट जाता है और ये जंगली कुत्तों से घिरी होती है। वो अपनी सारी ताकत जुटाकर उन पर चिल्लाती है और एंड में अपने बच्चे को जन्म देती है। लेकिन तभी ये कुत्ते उसके नवजात शिशु पर हमला करने की कोशिश करते हैं और मार्गरेट उसे बचाने में चूक जाती है। तभी हेंज और हैरी समय पे आते हैं और हवा में गोलियां चलाते हैं, जिससे ये कुत्ते डर के भाग जाते हैं। खुशकिस्मती से ये बच्चा स्वस्थ होता है, लेकिन मार्गरेट की हालत तेजी से बिगड़ने लगती है। हेंज बेचैन होकर तुरंत डॉक्टर के पास जाता है और उससे अपनी पत्नी की जान बचाने की गुहार लगाता है। पहले वो मना कर देता है, लेकिन जब डोरा भी उसे इंसिस्ट करती है तो वो ना चाहते हुए भी विटमर के घर पे पहुंच जाता है। जांच करने पर डॉक्टर को पता चलता है कि प्लेसेंटा मार्गरेट के अंदर ही अटका हुआ है। अब डॉक्टर तुरंत गर्म पानी और चम्मच मांगता है। उसी दौरान मैनुअल, जो चुपके से जासूसी कर रहा होता है, भाग के एलोइस के पास जाता है और उससे बताता है कि डॉक्टर मार्गरेट की मदद करने के लिए पहुंच चुका है। ये सुनकर बैरोनेस गुस्सा हो जाती है, क्योंकि उसे डर है अब पड़ोसी आपस में दोस्त न बन जाए। वो मैनुअल को डांटते हुए कहती है कि उसे डॉक्टर को रोकना चाहिए था, यहाँ तक कि उसे चोट भी पहुंचानी चाहिए थी। एलोइस की ये पागल बातें सुनकर मैनुअल गुस्सा हो जाता है और वो उसे बुरे अल्फाज कहता है। ये सुनकर एलोइस गुस्से में आकर तुरंत उसे नौकरी से निकाल देती है। डॉक्टर रिटर मार्गरेट के अंदर से वो फंसा हुआ प्लेसेंटा निकालता है और मार्गरेट की जान बच जाती है। इसके बाद गर्मियां दिखाई जाती है। जब पूरा आइलैंड सूख चुका होता है, डॉक्टर लगातार लेटर्स लिखता रहता है, लेकिन उसे नए विचार नहीं मिलते। उसकी सारी बातें वो दूसरे राइटर्स की नकल लगती है। उधर रूडी मार्गरेट के परिवार के पास आता है और गिड़गिड़ाकर खाना मांगता है, क्योंकि उसने कई दिनों से कुछ नहीं खाया है। ये इसे
इसे दया दिखाते हैं और अपने साथ खाना खिलाते हैं। इसी दौरान रूडी चौंकाने वाला खुलासा करता है कि एलोइस असली बैरोनेस नहीं है, उसने अपनी पूरी आइडेंटिटी फिल्मों से चुराई है, बल्कि उसकी कहानियां और उसके आइडियाज फिल्मों से चुराए हुए हैं। वो बताता है कि उसके माता पिता ने उसकी बुरी हरकतों और उसके बुरे लाइफस्टाइल की वजह से उसे घर से निकाल दिया था और इसके बाद उसने पेरिस में एक डांसर के तौर पर काम किया और वहीं उसकी मुलाकात रूडी और रॉबर्ट से हुई। अब कुछ समय बाद एक जहाज आइलैंड पे आता है जिसमें एलन हैंकॉक नाम का आदमी एक रिसर्च टीम को ले आता है। एलोइस तुरंत से कैंप की सफाई में जुट जाती है क्योंकि उसे लगता है कि यही आदमी उसका टिकट है जिससे वो इस आइलैंड से बाहर निकल सकेगी। जल्दी हमें पता चलता है कि एलन डॉक्टर रिटर से मिलने आया है और वो सभी के लिए खाना और जरूरी सामान लेके आया है। कुछ देर बाद एलोइस एक शानदार ड्रेस पहनकर एलन के पास पहुंचती है और उसे अपने आकर्षण में फंसाने की कोशिश करती है। उसे जल्दी पता चलता है कि एलन एक खोजी यात्री ही नहीं बल्कि एक मशहूर हॉलीवुड फिल्म डायरेक्टर भी है। शाम को एलन एक छोटी सी पार्टी रखता है जहां वो डॉक्टर को उसकी बहादुरी के लिए बधाई देता है और मार्गरेट को उसके पहले बच्चे के लिए बधाइयां देता है और आखिर में एलोइस की सुंदरता की तारीफ करता है। अब डिनर के बाद ये ग्रुप अगले दिन रवाना होने की तैयारी करता है और इसलिए बेताब एलोइस एलन को रुझाने की कोशिश करती है, लेकिन एलन उसका ये ऑफर ठुकरा देता है। लेकिन ये चालाक एलोइस फिर भी नाटक करती है और सीने में दर्द होने का बहाना बनाकर उसे टच करने को बोलती है, लेकिन एलन जोर से हंसता है और साफ कर देता है कि उसे उसमें कोई भी दिलचस्पी नहीं है। इसके बाद वो यहाँ से जाता है और इससे एलोइस हैरान रह जाती है कि कोई उसे भी ठुकरा सकता है। अगले दिन ये जहाज इसे साथ लिए बिना यहाँ से रवाना होता है। इससे एलोइस बहुत निराश और चिंतित हो जाती है। दोपहर में रिटर को पता चलता है कि एलन ने जो भी सामान छोड़ा है वो एलोइस ने चुरा लिया है, जिससे वो गुस्से से बौखला जाता है। इसके बाद वो विटमर के पास जाता है और कहता है कि अब वक्त आ गया है अपना पक्ष चुनने का। इसके साथ ही डॉक्टर और विटर एलोइस के कैंप पे पहुंच जाते हैं और उससे चुराया हुआ खाना वापस मांगते हैं, लेकिन एलोइस साफ इनकार कर देती है और यहाँ तक कि हेंज का मजाक उड़ाती है कि वो सोच भी कैसे सकता है कि रिटर उसके साथ खाना बांटेगा। रॉबर्ट बंदूक निकालता है और उन पे गोली चलाने की कोशिश करता है, लेकिन मार्गरेट बीच में आके इस खून खराबे को रोक लेती है। घर लौटने पर रिटर पागल होता है और अपने टाइपराइटर पर गोलियां बरसाने लगता है। इसके बाद वो बताता है कि वो शिकार पे जा रहा है और आखिरी खाने का डिब्बा भी साथ लेके जा रहा है। डोरा कहती है कि ये तो मुर्गियों के लिए रखा है, लेकिन रिटर कहता है कि वो सड़े गले हुए टुकड़े भी खा सकती है और गुस्से में वहाँ से चला जाता है। अब इसी शाम रूडी विटमर परिवार के साथ खाना खाता है और एलोइस बाहर आती है और उसे अकेले में बात करने को कहती है। ना चाहते हुए भी रूडी उसके पास जाता है। एलोइस उसे खाना और कपड़े देते हुए कहती है कि अगर वो जाना चाहता है तो वो आजाद है, क्योंकि उसने कभी भी उसे रोकने का इरादा नहीं किया था। ये सुनकर रूडी इमोशनल हो जाता है और उसे हग करता है और वो उससे पूछता है कि उसके जाने से पहले क्या वो उसके लिए कुछ कर सकता है। अब आधी रात को विटमर और मार्गरेट अजीब आवाज़ों सुनकर जाग जाते हैं जो उनके बगीचे से आ रही होती है। हिंज राइफल लेके बाहर निकलता है और हैरान रहता है। वो देखता है कि उनका पानी चोरी हो चुका है और वो आवाज की दिशा में एक गोली चलाता है, लेकिन ध्यान से देखने पर उसकी आंखें दहशत से फैल जाती है। असल में यहाँ पे डोरा का प्यारा गद्दा होता है। अगले दिन डोरा देखती है कि उसकी मुर्गियां बीमार हो गई है। जब उसे एहसास होता है कि उसका गधा भी गायब है तो वो घबराने लगती है। वो विटमर के पास जाती है और कहती है कि क्या उन्होंने उसे देखा है, लेकिन ये सब अनजान बनने का नाटक करते हैं। तो डोरा रोते हुए घुटनों पर पड़ती है। तभी हिंज उससे उठाकर उसके घर लेके आता है। हिंज अकेले में रिटर से बात करता है और उसे सब कुछ बताता है। कुछ ही देर बाद वो देखते हैं कि रॉबर्ट झाड़ियों में छिपकर जासूसी कर रहा है और यहाँ से भागता है। तभी उन्हें एहसास होता है कि ये सब एलोइस की साजिश थी। अब गुस्सा होकर ये दोनों उससे सामना करने को जाते हैं, लेकिन रास्ते में उन्हें रूडी मिलता है। रूडी रोते हुए बताता है कि एलोइस ने ही उसे गधा चुराने को कहा था। वो कहता है कि उसे सिर्फ घर लौटना है और ये सुनकर ये दोनों उसे माफ कर देते हैं। जब हिंज घर लौटता है तो वो अपनी पत्नी और बेटे को जंगल में घास इकट्ठी करने को भेजता है ताकि बरसात से पहले छत को मजबूत किया जा सके। इसके बाद डॉक्टर, रूडी और हिंज एलोइस का सामना करने पहुंचते हैं और उसे अपने तंबू से बाहर आने को कहते हैं, लेकिन एलोइस इनकार कर देती है। तभी रॉबर्ट गुस्से से बाहर निकलता है और उन पर टूट पड़ता है। वो इन तीनों को एक एक करके पछाड़ता है और रूडी को मारने वाला होता है, लेकिन आखिरी पल में हिंज बीच में आता है और उसकी जान बचाता है। हिंज बार बार उसे छुरा मारता है जब तक कि वो जमीन पर न गिरे और कुछ ही पल बाद एलोइस कैंप से बाहर आती है और अब वो ये दिखाने लगती है कि वो रॉबर्ट की शिकार थी। वो कहती है कि रॉबर्ट लगातार मुझ पे हावी हो रहा था और वो उससे जान छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। अब वो तीनों को लालच देती है कि वो उसका रिजॉर्ट बराबर में तीनों बांट सकती है, लेकिन उसकी बातों पर कोई भी यकीन नहीं करता और फिर अचानक से ऐसा होता है। डॉक्टर रेतर शांत होकर उसके खोपड़ी में गोली डाल देता है। गोली की आवाज मार्गरेट सुन लेती है। इसके बाद ये तीनों इन दोनों लाशों
लाशों को उठाकर पानी में फेंक देते हैं और तीनों ये तय करते हैं कि अपनी पत्नियों को कुछ नहीं बताएंगे। अगले दिन रूडी दोनों परिवारों के पास जाकर कहता है कि एलोइस और रॉबर्ट जहाज से चले गए हैं और पीछे एक चिट्ठी भी छोड़ गए हैं, लेकिन इनको तुरंत शक होता है क्योंकि एलोइस का अपने कीमती सामान को छोड़ जाना, यहाँ तक कि रिटर शक जताने का नाटक करता है, जिससे हेंज और ज्यादा डरा हुआ महसूस करता है। इसके बाद रूडी कुछ कीमती सामान रिटर को दे देता है ताकि थोड़े पैसे लेकर हमेशा से यहाँ से निकल सके। इसके बाद मार्गरेट अपने पति से सामना करती है और कहती है कि उसे पता है कि वो दोनों मर चुके हैं क्योंकि उसने गोली चलने की आवाज सुनी थी। वो बताती है कि उसने पिछली रात उसकी राइफल देखी थी और उसमें सारी गोलियां भरी हुई थी, मतलब गोली डॉक्टर ने चलाई थी। अब मार्गरेट को पूरा यकीन है कि डॉक्टर गवर्नर को चिट्ठी लिखेगा और हिंज पर ही हत्या का इल्जाम लगाएगा। ऐसा कह के वो इन्हें गिरफ्तार करवाएगा और फिर से अकेला इस द्वीप पे रहने लगेगा। ये सुनकर हिंज को पछतावा होता है और अपनी पत्नी से कहता है कि वो उसे छोड़कर चली जाए, लेकिन मार्गरेट पूरे विश्वास से कहती है कि वो किसी को भी अपना परिवार बर्बाद करने का मौका नहीं देगी। दूसरी ओर डोरा रिटर से तंग आ चुकी है और कहती है कि उसने उसे छोड़ने का फैसला कर दिया है। वो बताती है कि वो यहाँ पे किसी बड़े मकसद के लिए आए थे, लेकिन अब डॉक्टर का पूरा समय पड़ोसियों से चालाकी करने में निकल जाता है। डॉक्टर कहता है कि उन लोगों ने उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी, लेकिन डोरा कहती है कि उसने खुद अपनी जिंदगी बर्बाद की है। वो उससे गद्दार कहती है। अब इसके बाद डोरा जंगल में होती है जब उसकी मुलाकात मार्गरेट से होती है। मार्गरेट ने सुना होता है कि उनके मुर्गे मुर्गियां बीमार हैं। वो उससे कुछ तगड़ी मुर्गियां और अंडे देती है, लेकिन डोरा साफ इनकार कर देती है। अब मार्गरेट उसे कहती है कि रिटर एक खतरनाक आदमी है और शायद एलोइस की हत्या भी उसी ने की है, लेकिन डोरा इस पर विश्वास करने से इनकार करती है और कहती है कि डॉक्टर ने अपनी जिंदगी अहिंसा में बिताई है। जाने से पहले मार्गरेट उसे सुझाव देती है कि बीमार मुर्गियों को कभी नहीं पकाना क्योंकि वो जहर बन जाते हैं। इसी बीच रूडी समुद्र तट पे होता है जहाँ उसे एक छोटी नाव दिखाई देती है। वो तुरंत तैर के उसके पास पहुँचता है और इसाबेल ले जाने की गुजारिश करता है, लेकिन कैप्टन कहता है कि उसके पास वहाँ तक पहुँचने के लिए पूरा फ्यूल नहीं है। लेकिन जैसे उसे रूडी $200 देने की बात करता है, कैप्टन राजी होता है और उसे नाव पर चढ़ा लेता है। दूसरी ओर डॉक्टर रिटर आखिरकार अपने लिखने में सफल होते हैं और वो एक नई फिलॉसफी लिखता है। वो ये बात डोरा से कहता है तो डोरा कहती है कि इस पल को खुशी से मनाते हैं और चिकन खाते हैं। बाद में वो जानबूझकर उसे वही सड़े हुए मुर्गे खिलाती है जिसे रिटर बिना किसी शक के खा लेता है। कुछ घंटों बाद डोरा विटमर परिवार के पास आती है और कहती है कि डॉक्टर बहुत बीमार हो गया है और उनकी मदद चाहिए। ये लोग तुरंत इसके घर पहुंचते हैं जहां पर हेंस कहता है कि ये सब क्या हुआ, लेकिन डोरा कुछ कह पाती उससे पहले ही मार्गरेट कहती है कि ये फूड पॉइजनिंग है, जो एक छोटी सी गलती है। अब रिटर जब मौत के करीब पहुंचता है तो डोरा उसका मजाक उड़ाते हुए कहती है कि अब वो अमर हो गया है और अपने आखिरी लम्हात में डॉक्टर उसे कोसता है और आखिरकार दम तोड़ता है। इसके बाद सीन कट होता है जब गवर्नर इस आइलैंड पे जांच करने के लिए पहुंचता है कि आखिर यहाँ हुआ क्या है और ये साफ होता है कि रिटर ने वाकई उसे एक चिट्ठी भेजी थी। रिटर की चिट्ठी में ये लिखा होता है कि बैरोनेस की हत्या विटमर परिवार ने की है, लेकिन हेंस पूरी तरह निर्दोष होने की बात करता है। जब गवर्नर मार्गरेट से सवाल करता है तो वो गवर्नर को मजबूती से जवाब देती है और अपने पति को डिफेंड करती है, लेकिन गवर्नर कहता है कि डोरा ने भी ये पुष्टि की है कि कातिल हेंस ही था। इस पर मार्गरेट कहती है कि असल में डोरा ने ही डॉक्टर रिटर को मारा है क्योंकि एक आदमी जो 4 साल तक इस आइलैंड पे जिंदा रहा वो अचानक से सड़ा हुआ चिकन खाकर अनजाने से मर जाए। वो ये भी बताती है कि उसने डोरा को एक दिन पहले तंदुरुस्त मुर्गियां दी थी, लेकिन उसने जानबूझकर उनका इस्तेमाल नहीं किया। जब ये मामला सुलझ नहीं पाता तो गवर्नर ये आइलैंड छोड़ के चला जाता है और डोरा भी उसके साथ जाने के लिए तैयार होती है, लेकिन मार्गरेट यानी कि विटमर परिवार यहीं रुकने का फैसला करता है क्योंकि अब ये आइलैंड ही उनका असली घर बन चुका है। फिल्म के लास्ट में हमें दिखाते हैं कि एलोइस और रॉबर्ट की लाशें कभी नहीं मिली। डोरा जर्मनी लौट गई जहाँ पे 1943 में मल्टीपल स्क्लेरोसिस की वजह से उसकी मौत हो गई। मौत से पहले उसने फ्लोरियाना की घटनाओं पर अपनी कहानी लिखी थी और इसके जवाब में मार्गरेट ने भी एक किताब लिखी जो डोरा के बयान से बिल्कुल अलग थी। वहीं पे रूडी कभी भी इसाबेल नहीं पहुंच पाया क्योंकि वो और कैप्टन फ्लोरियाना से 150 नॉटिकल मील दूर समुद्र में मिले। असल में उनकी नाव का फ्यूल खत्म हो गया था और वो बहकर रास्ते से भटक गए थे। आखिर में मार्गरेट साल 2000 तक इस आइलैंड पे जिंदा रही और 96 की एज में उसकी मौत हो गई। आज भी उसके वंशज इस आइलैंड पे एक छोटा सा टूरिस्ट होटल चलाते हैं और इसी के साथ ये मूवी खत्म होती है। कंसिडर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। उम्मीद करते हैं आपको ये कहानी पसंद आई होगी।